नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त हो चला है और बात होगी कांग्रेस की। आज कांग्रेस को सनातन विरोध भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। सनातन के विरोध पर अब कांग्रेस के अंदर ही बगावत के स्वर उठने लगे। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इसी मुद्दे को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक दिन में कांग्रेस के 3 नेता पार्टी से अलग हुए, लेकिन गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ने सनातन विरोध का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। गौरव वल्लभ ने कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के स्टैंड से परेशान हैं, जबकि संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस अकेली पार्टी जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकारा। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम आपको याद होंगे, लगातार पार्टी में सनातन का मुद्दा वो उठाते रहे हैं। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। तो आपने देखा सनातन विरोध जिसकी बात की गई है प्रमुख नेताओं की तरफ से। कांग्रेस एक तरफ जहां पर गठबंधन के साथ जाते हुए अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर का परिवार यानी कि खुद के कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस विरोध करते हुए, सनातन विरोध की बात करते हुए पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी पर करेंगे। कुछ सवालों के साथ शुरुआत करूंगी, फिर उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है कि सनातन विरोध कांग्रेस को क्या भारी पड़ा है? पहले प्रमोद कृष्णम, अब गौरव वल्लभ। कांग्रेस पर कितने संकट हैं? राम से दूरी कांग्रेस को क्या महंगी पड़ रही है? हिंदुत्व पर बंटवारा पॉलिटिक्स से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ी क्या? और सॉफ्ट हिंदुत्व को खाटी कांग्रेसियों ने नकार दिया है क्या? विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत कुमार प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब चंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आकाश मुनि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करते हुए। और आज आगाज इसी के साथ की शुरुआत में जितने भी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, 1-1 मिनट का समय मैं उनको दूंगी। बाकायदा टाइमर चलेगा, इसीलिए कोशिश करें कि उस 1 मिनट में अपनी बात को आप लोग सामने रख पाए और उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। रंजीत कुमार मिश्रा जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये कांग्रेस का पक्ष आज आप रख रहे हैं। ये सनातन विरोध लगातार हो रहा था, सनातन विरोध की बातें, और उसके बाद कांग्रेस नेताओं का इस तरीके से छिटक कर चले जाना, ये कहते हुए कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है। क्या आज आपको इस बात का पश्चाताप है कि सनातन का विरोध करना कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले इन स्टेटमेंट्स के बीच भारी पड़ रहा है? पूर्णिमा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी पार्टी का बहुत ध्यान रखती हैं। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद पार्टी छोड़कर चले गए, आपने उनको नोटिस नहीं लिया। कुछ दिन पहले हिसार के भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह भाजपा से रिजाइन करके चले गए और कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, आपने नोटिस नहीं लिया। उससे पहले चुरू के भाजपा सांसद राहुल कासवां, जो 2014 और 19 में भाजपा के सांसद थे, उन्होंने क्या क्या बातें कह के भाजपा से इस्तीफा दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आपने उनको नोटिस नहीं किया। मध्य प्रदेश के अभी भाजपा के राज्यसभा सांसद ने जब रिजाइन किया तो उन्होंने 3-4 मुख्य बातें कही, मैं आपको बता देना चाहता हूं संक्षेप में। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति व्यापार का माध्यम बन गई है। अभी की भाजपा पुरानी भाजपा नहीं है, यह भ्रष्ट लोगों की पार्टी हो गई है और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और भाजपा भ्रष्टाचार में शामिल हो गई है। ये मध्य प्रदेश के भाजपा के राज्यसभा सांसद
कह रहे थे। महत्वपूर्ण 1 मिनट में आपने आपने मेरे दिया। सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पहले ही कहा था मिश्रा जी कि 1-1 मिनट शुरुआत में सबका दूंगी, और अगर मेरे सवाल का सटीक जवाब उस बीच में आप देते तो ज्यादा खुशी होती, विजय शर्मा जी को भी मौका मिलता उस पर कुछ कहने का। लेकिन विजय शर्मा जी, यहां तो एक बार फिर से आरोप बीजेपी पर कि भाई मैं बहुत ख्याल रखती हूं। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी खुद कांग्रेसियों का ख्याल नहीं रख पा रही, तो किसी को तो चिंता होगी, कोई तो सवाल पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया। देखिए, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि अपने गौरव वल्लभ जी काफी पढ़े लिखे इंसान थे। अमेरिका से पढ़ के आए थे, सीए, सीएस, पीएचडी, एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट थे, आरबीआई के ये थिंक टैंक भी रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छे से डिफेंड करते थे, टीवी के ऊपर बड़ी कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीयत है, ना नीति है, ना विजन है, आगे कुछ भी नहीं है, और यहां सिर्फ वही लोग बचे हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले या परिवार को की चाटुकारिता करते हैं, सिर्फ वो लोग बचे हैं। तो उन्होंने सोचा भाई यहां जब अपना कोई विचारधारा का कुछ है ही नहीं, तो इन्होंने भी इससे किनारा करना ही बेहतर समझा, और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा को अपनाते हुए और विश्वास जताते हुए बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो ये तो एक अच्छी बात है। बहुत सारे नेता इनके हैं, देखिए आप अशोक चौहान जी देखिए, मिलिंद देवरा जी देखिए, प्रमोद कृष्णम जी देखिए, तो लाइन लग जाएगी, ये अपना सोई खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और इतने आप सारे तो, नाम आप है जो तो डेली सरकार छोड़ते इसको जा रहे लेकर बड़े हैं। खुश भी है विजय जी। निर्मला सीतारमण कह देती है वी वेलकम एवरीवन, हर किसी का हम स्वागत करते हैं जो हमारी पार्टी में आना चाहता है। बाहें फैलाए तो आप लोग खड़े ही हैं, जाहिर है कि उसकी मजबूती को आप लेने की कोशिश तो करेंगे ही। गुलाब चंद दुबे जी, आपसे प्रतिक्रिया इन पूरे आरोपों के बीच जब बात आती है सनातन विरोध की, चाहे फिर संजय निरुपम हो, महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। मुझे याद है कि एक बार उनकी तरफ से एक सवाल पूछा गया था बीजेपी के प्रवक्ता से कि कितने जीरो लगते हैं, और बड़ा इस पूरे मामले को लेकर बड़ा हो हल्ला भी हुआ था। बहरहाल, लेकिन इन सब के बीच संजय निरुपम हो चाहे गौरव वल्लभ हो, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सनातन का विरोध कर रही है, सनातन विरोधी पार्टी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये आपको कितनी मजबूती और कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट दे सकती है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है दुबे जी? जी जी हाँ, फिर से प्रश्न फिर से रिपीट करिए पूर्णिमा जी, फिर से रिपीट करिए। मेरा सवाल यह है कि सनातन विरोधी संजय निरुपम हो चाहे गौरव वल्लभ हो, कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं। जाहिर है कि एक अलग कहानी कांग्रेस के बीच टूट की नजर आती है, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह का स्टेटमेंट्स और इन लोगों का अलग होना बीजेपी को, आपके एनडीए को कितनी मजबूती और कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट देगा? स्वाभाविक बात है कि संपूर्ण देश से जान चुका है कि सनातन के प्रति भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सभी घटक दलों के अंदर कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा भाव रहा। इतना बड़ा अयोध्या में राम मंदिर बनने के पीछे सनातन धर्म का प्रेम ही तो रहा। रही बात समय रहते हुए अगर गौरव भाई को या संजय निरुपम को अगर बातें शुद्ध करके अगर उस सही रास्ते पा रहे हैं तो उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने सनातन को तो समझा, इसे हिंदी राष्ट्र के अंतर्गत रह कर सनातन को जिसने समझा या समझने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए तो आज के तारीख में उसको हम अभिनंदन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक दलों को, इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये देश जान चुका है पूर्णिमा जी कि इस बार 400 के पार ये जो नारा लग चुका है, उसके पीछे सभी लोगों का संगठन, संघर्ष, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में निकल पड़े हैं। आने वाला 4 जून इतना ही कर देगा कि वाकई में इस बार 400 के पार, बस यही कहने की स्थिति है वर्तमान में। समीर चौगावकर जी, हमेशा पॉलिटिक्स को लेकर ये कहा जाता रहा है कि नथिंग इज परमानेंट बट एवरीथिंग इज टेम्पररी। अब इसमें कह देते हैं गौरव वल्लभ पत्र लिखते हुए, आई कैन नाइदर रेज एंटी सनातन स्लोगन्स नॉर अब्यूज द वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द कंट्री इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। और मैं इसमें से पिक करती हूं एंटी सनातन स्लोगन्स।
जिसकी बात गौरव वल्लभ करते हुए नजर आते हैं। वही बात संजय निरुपम भी कर रहे हैं। जाहिर है कि धर्म निरपेक्षता को लेकर एंटनी आयोग था, उसकी बातों को नहीं माना गया। यह बताया गया कि एंटी हिंदू छवि जो कांग्रेस की बन रही है उसको कैसे उसको बेहतर करना है। बीच में एक ऐसा फेज आया जब कांग्रेस ने इस पर काम करना शुरू किया, मंदिर मंदिर मत्था टेकना, जनेऊ से लेकर हिंदू धर्म को लेकर बातें करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिच बीजेपी की थी जिस पर कोशिश करने के बावजूद खेल नहीं पाई कांग्रेस। और उसके बाद राम मंदिर और वहां पर न्योते का बहिष्कार करना, वो तो एक बड़ा मैटर रहा। और फिर सनातन विरोधी बातें, फिर चाहे वो साउथ से ही उठकर क्यों ना आती हो, ये इन कोलैबोरेटिव कहीं ना कहीं एंटी सनातन कांग्रेस को एस्टैब्लिश मजबूती के साथ करती हुई नजर आई। देखिए, कांग्रेस एंटी सनातन होते होते एंटी नेशनल कांग्रेस की छवि बनती चली गई। सनातन का विरोध करते करते कांग्रेस भारतीयता का विरोध करने की स्थिति में आ गई। कांग्रेस से समझ नहीं पाई कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी खास तौर से जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करते रहे, राष्ट्रवाद की बात करते रहे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर मिशन से मंदिर जाने वालों की संख्या जिस तेजी से देश के अंदर बढ़ी है। आप देखिए, एक मंदिर आज एक बड़ा केंद्र बन गया जहां रोज लाखों लोग जा रहे हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस भी शहर में जाते हैं एक बड़े मंदिर में जाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का हमेशा जिक्र करा है कि देश के जितने भी पुराने मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। राम मंदिर का बनना इस बात का बड़ा सबूत रहा है। बनारस में काशी मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके किया, उज्जैन के अंदर आप देखिए कि महाकाल मंदिर का किस तरीके से एक भव्य वहां पर निर्माण किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते सनातन के विरोध पे चली गई। और कांग्रेस का एक जैसा बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस नेतृत्व के इस निर्णय से सहमत नहीं था, विरोध करने की स्थिति में नहीं था, पार्टी के फोरम पे उन्होंने इस बात को कहा कि आप सनातन का विरोध मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्हें यह लग रहा है उन नेताओं को कि कांग्रेस के अंदर रहना होगा तो सनातन का विरोध करना होगा, और हम सनातन का विरोध कर नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस को हम छोड़ना बेहतर समझते हैं। कांग्रेस में अब सिर्फ दो ही वर्ग है, एक जो कांग्रेस की, या तो आप कांग्रेस में रहोगे तो सनातन का विरोध करोगे, वरना आपको पार्टी छोड़कर जाना होगा। जो सनातन प्रेमी है, जो राष्ट्रवाद प्रेमी है, वो सब कांग्रेस छोड़ेंगे और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। पूर्णिमा जी, आप ये देखना, अभी तो सिर्फ गौरव वल्लभ आए हैं, कल विजेंदर आए हैं या संजय निरुपम आए, आने वाले दिनों में और बड़े कांग्रेस के नेता पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रमोद कृष्णम को आप देख लीजिए, रिसेंटली जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, और उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो कांग्रेस को छोड़कर गए। और इसका जवाब बेहतर तरीके से मिश्रा जी दे पाएंगे कि कहीं उनको लगता है कि गलती हो गई, भूल हो गई, उसको कैसे सुधारा जाए, या नहीं सुधारने के मोड में अभी भी हैं। लेकिन उससे पहले आकाश मुनि जी आपके पास आते हैं, और आकाश मुनि जी के लिए मुझे टाइमर की जरूरत नहीं है। आकाश मुनि जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने एंटनी आयोग का जिक्र किया और एंटी सनातन की छवि का जिक्र किया जो कांग्रेस के लिए बनती हुई नजर आई। ये जो एंटनी आयोग था, ये कहा गया कि भाई आपकी इमेज बनती जा रही है एंटी हिंदू, इसको आप सुधारिए, लेकिन उसके सुधार में एवज में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद राम मंदिर का विरोध, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना पहुंचना, एक बड़ी भूल क्या कांग्रेस के लिहाज से हुई? और कांग्रेस को यह एक्सपेक्टेड था कि चुनाव से ठीक पहले एंटी सनातन कहकर हमको हमारी ही पार्टी के लोग बुला देंगे और पार्टी को अलविदा कह देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, आपने जितने भी तथ्य रखे हैं वो थोड़े से पार्शियल है, बायस्ड है। मैं कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने और दर्शकों के सामने जी। मैं कहना चाहता हूं कि आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन प्रेमी है, ठीक है, मानते हैं, पर मैं सब नहीं समझ पाता जब मजनू के टीले पे 13 साल से हिंदू रेफ्यूजीज आके रह रहे और उनका घर, हजारों रेफ्यूजीज का घर भारतीय जनता पार्टी के एलजी दिल्ली में तोड़ देते हैं, उनका नोटिस चिपकाते हैं तोड़ने का। डीडीए के चेयरमैन एलजी साहब है। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू रेफ्यूजीज का घर भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है? ऐसा कौन सा सनातन प्रेम है? फिर मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिले में जाके एमएलए बंशीधर भगत हमारे देवी देवताओं के लिए अपशब्द यूज करते हैं जो मैं टीवी पे बोल भी नहीं पाऊंगा। आप गूगल करके देख लीजिए। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, भगवान शिव, विष्णु जी, सबके लिए अपशब्द यूज करते हैं और फिर वो भी पार्टी में रहते हैं, पार्टी में से निकाला नहीं जाता। और पूर्णिमा जी, आप उनको सनातन
विरोधी नहीं मानते, कैसे नहीं मानते? मैं और एक और अच्छा, चीज बताना चाहूंगा आकाश जी, मैं तो और आकाश जी, हमने इस चर्चा की जब से शुरुआत की से लेके अब तक, कम से कम मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने बीजेपी को एक भी बार सनातन प्रेमी नहीं कहा। एक भी बार मेरे मुंह से बीजेपी सनातन प्रेमी है ये शब्द अगर मेरे मुंह से निकला हो तो आप मुझे इसको निकाल कर दिखा दीजिए, मैं फौरन आपकी बात मान लूंगी। मैंने ये कहा कि कांग्रेस की इमेज एंटी सनातन की बनी, मैंने एंटनी आयोग का जिक्र किया, मैंने बीजेपी को सनातन प्रेमी नहीं कहा। और क्योंकि आपने ये कोट किया कि आप कह रही थी, इसीलिए बस मैंने आपको करेक्ट किया है, बाकी इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कहते हैं कि मेरे जो फैक्ट्स हैं वो बायस्ड है, वो पार्शियल हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाम पर आपका जो एनालिसिस है, क्या वो आपको बायस नहीं नजर आता? क्या आपको पार्शियल नजर नहीं आता? आपने बीजेपी की कमियां गिना दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसका जवाब मैं विजय शर्मा जी से लूंगी। लेकिन जो कांग्रेस के फैक्ट्स हैं, जो खुद उनके नेता कह रहे हैं, बाकायदा लेटर लिखकर पार्टी छोड़ रहे हैं, उस पर क्या आंखें मूंद ली जाएंगी? आता हूं, उस पर भी आता। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता था कि ये प्रश्न आप पूछे, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ जी कि कौन लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको पता है कि असम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली जाके उन्होंने बोला कि हेमंत बिश्व शर्मा कितने बड़े भ्रष्ट बंदे हैं, और उन्होंने कैंपेन चलाया, उन्होंने बुकलेट निकाला असम में। नहीं, आकाश जी, आप मेरा सवाल नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। आपने ना मेरा पहला सवाल सुना, ना आपने मेरा दूसरा सवाल सुना। मैं सवाल जो पूछ रही हूं, आप घूम फिर कर आपकी सुई आ जा रही है बीजेपी पर, मैं कांग्रेस पर चर्चा कर रही हूं सर। अगर आपको नहीं ब्रीफ हो तो मैं फिर से एक बार ऑन एयर ब्रीफ कर देती हूँ, मैं ऑन एयर ब्रीफ कर देती हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आकाश जी, एक तो आपका आवाज बहुत एको हो रही है, आपकी आवाज में बहुत एको है, उसको प्लीज करेक्ट करिएगा अपने एंड पे। लेकिन जो मैं सवाल पूछ रही हूं, आप मुझे उसका जवाब दे पाएंगे? मेरा ये तीसरी बार क्योंकि आपसे सवाल होगा सर, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। नहीं, आपको नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पार्टी के लोगों को लगता है ना जो छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो उस पर आपका एनालिसिस मांग रही थी, कोई बात नहीं विजय, कोई नहीं। आकाश जी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आकाश जी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आकाश जी, और उसके बाद जब मैं जो सवाल पूछूं मुझे उसका जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। विजय जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने अभी भी हाथ रेस किया और जाहिर है कि आप इस पर कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन जब बात हो रही है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की, मुझे जरा पूरा बैकग्राउंड के साथ समझाइए कि यहां तक क्यों पहुंची। अगर मैं कोर मुस्लिम वोटर्स की बात करूं सर, इसमें कोई हिडन फैक्ट नहीं कि कोर मुस्लिम वोटर्स हमेशा कांग्रेस के रहे। आज उन कोर मुस्लिम वोटर्स पर किसका राज है? क्षेत्रीय पार्टियों का राज है। अलग अलग स्टेट्स को आप उठाकर देख लीजिए, वो मुस्लिम वोटर्स वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं। कांग्रेस के खुद के वोटर्स घटते नजर आए। एक प्रो हिंदू माइंडसेट और एक प्रो हिंदू पार्टी के तौर पर खुद को तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस लोगों के सामने स्टैब्लिश कर नहीं पाई। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन रहा कि कोई स्टैंड नहीं ले पाई कांग्रेस और ये समझ नहीं पाई कि हमें किस ओर चलना है, रास्ता क्या होना चाहिए हमारा? जी पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहता हूं, देखो आप देखें, नेहरू जी से चलें। नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर का जो पुनरुत्थान हुआ था उसका विरोध किया था। उसके बाद में इंदिरा जी का देखें, उन्होंने सेकुलर शब्द जोड़ा था संविधान में संशोधन करके। उसके बाद में राजीव गांधी जी का देखें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था। उसके बाद में खड़गे जी का देखें, इनके प्रधान हैं, उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा से ये आगे तो सनातन की सरकार आ जाएगी। मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने बोला था कि पहला हक संसाधनों पे मुस्लिमों का है। राहुल जी का देखें, राहुल जी ने कहा था कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, इनके इंडी गठबंधन के जो है वो दरमुख के नेता, वो बोलते हैं कि सनातन जो है उसको कीड़े मकोड़े के मच्छरों की तरह उनको कुचल देना चाहिए वहां पे। तो आप मुझे बताइए, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट ये देंगे तो इनकी जो मानसिकता है वो तुष्टिकरण की है। जब तुष्टिकरण की इनकी मानसिकता है तो जो अच्छे लोग हैं वो छोड़ के जाएंगे, कुछ दिन इंतजार करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे भाई इस तरह से देश नहीं चल सकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके ही आप किसी की वोट ले सकते हो, विश्वास जीत सकते हो, देश चला सकते हो, आप देश को नहीं उस पर पहुंचा सकते हो। तो इनकी जो है कांग्रेस की जो मानसिकता है
वो एंटी हिंदू रही है हमेशा से और तुष्टीकरण में विश्वास करने वाली रही है। अब ये कहते हैं मजनू का टीना वाले जो टीला पे, उसका जवाब दे देता हूं। अब आप ये बताइए सीए पे इनका क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का, पूछिए इनसे। हम सीए लाए ना, हमने जो दशकों से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेल रहे थे उनको हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं ना। अब कोई आदमी गलत तरीके से किसी जमीन पे बैठा हो तो संविधान अपना काम करेगा। हम संवैधानिक तौर पे ही किसी को एड दे सकते हैं ना, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते ना। तो इनको समझना पड़ेगा कि भाई देश जो है वो कानून से, संविधान से चलता है। इनकी तरह नहीं चलता है कि रोहिंग्या लाके लाखों करोड़ों इन्होंने बसा दिए इधर उधर जाके बांग्लादेशी। तो हमारा ये नहीं, हमारा तो स्पष्ट नीति है। तो हम जो यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास आज कोई नीति नियत नहीं है, डूबता हुआ जहाज है और सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए लगी हुई है, सारी पार्टी लगी हुई है। ठीक है आकाश जी, आ रही हूँ आपके पास। पहले जरा रंजीत जी को इसका जवाब दे देना चाहिए। आप कांग्रेस से नहीं है ना आकाश मुनि जी? आकाश मुनि जी आप कहें सर, तो जो विंडो में आपका राजनीतिक विश्लेषक लिखा है मैं उसको बदलकर कांग्रेस का प्रवक्ता करवा देती हूँ सर। आप चाहते हैं अगर ऐसा तो बताइए। आप अगर फ्लैश करके बीजेपी का प्रवक्ता लिख देंगे, आप चाहते हैं ना मेरे पास सामने, मेरे पास बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और मेरे पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं सर। मेरे पास दोनों लोग हैं, मेरे पास दोनों लोग हैं आकाश मुनि जी, और इसीलिए इसका काउंटर कांग्रेस को देने दीजिए सर। हर बात का जवाब आप नहीं दीजिएगा ना सर, हर बात का जवाब आप नहीं दीजिएगा ना सर। या तो रंजीत जी अपना होमवर्क करके नहीं आए हो, आ रहा है ऐसा आपको लगता हो तो बताइएगा जरा मुझे। रंजीत जी जवाब इसका आपसे लेना चाहती हूँ। आपका चैनल है, कुछ भी कर लो आप। सर आप कुछ भी बोलते रहिए, फिर वहां पर बैठकर तो मैं क्या करूंगी? मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने सीधे कहा ना कि जवाब मुझे कांग्रेस से लेने दीजिए। आपसे सवाल पूछूंगी तो उस सवाल का जवाब दीजिएगा, जो सवाल पूछती हूँ उस सवाल का जवाब आप देते नहीं। दूसरे का सवाल है तो उस पर आपको जवाब देना है, ऐसे नहीं होता है ना सर। रंजीत जी, विचारधारा के आधार पर क्या कंफ्यूज्ड पार्टी है कांग्रेस? ये मेरा बहुत क्लियर सवाल है सर आपसे। और आधार सिर्फ इन नेताओं का छोड़कर जाना, इस तरीके के लेटर्स लिखना, आपको एंटी सनातन पार्टी बताना, आपके इंपॉर्टेंट नेता हैं ये, लोकसभा चुनाव से पहले ये छोड़कर जा रहे हैं। जरा सा भी गम नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि चले गए? पूर्णिमा जी, अगर इस देश में सनातन विरोधी कोई भी पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अभी राम मंदिर के मुद्दे पर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं शंकराचार्य, और सभी शंकराचार्यों ने कहा कि अभी मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, मंदिर का काम अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा को तो चुनाव में उसका लाभ लेना है, तो किसी शंकराचार्य की बात उन्होंने नहीं सुनी। ताला खुलवाकर आपने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की थी क्या मिश्रा जी? राजीव गांधी के समय लिया था क्रेडिट या नहीं? जब राम मंदिर पर बहस चली तो आपने क्रेडिट लिया या नहीं कि ताला तो हम ही ने खुलवाया था? कहा आपने या नहीं कहा? मैडम कई सवाल आपने खड़े किए तो आप जवाब भी तसल्ली से सुनो। नहीं तो उसका काउंटर भी आप सुनिएगा, बिना काउंटर के आगे नहीं बढ़ेगी बहस सर। आपने भी तो क्रेडिट लिया उसका। भाजपा को पूरा प्रवचन करने देती है तो विपक्ष की एक दो बात आरोपों से ऊपर बढ़िए सर, आरोपों से ऊपर बढ़िए। आपके खुद के पार्टी के लोग ये कह कह के छोड़कर जा रहे हैं, वहां आपका जोर चल नहीं पा रहा। आपका जोर तो खैर पार्टी के अंदर भी नहीं चल पा रहा होगा, क्या कहूं मैं, बताइए। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लिए जब अजय प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीति व्यापार का माध्यम बन गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया। जब उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और ये भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को संरक्षण देती है, तब तो आपने मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, एक क्यों जब संजय निरुपम ने कहा कि गांधी परिवार में 5 पावर सेंटर हैं, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब मिलने के लिए, मुलाकात के लिए समय मांगते हैं, ऐसी बहुत सारी, कौन कौन सा स्टेट उठा के बताऊं सर मैं आपको जहां पर दिक्कतें हुई, मुझे ये बताइए। अलग अलग जगह, पंजाब में अमरिंदर सिंह का क्या हाल हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू का क्या हाल हुआ, चन्नी का क्या हाल हुआ। इधर आ जाइए आप राजस्थान में, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच जितनी तकरार चलती रही, किसी से छुपी है क्या? और उसकी वजह क्या रही? जो पावर सेंटर अलग अलग बने हुए हैं, एक एक को कुशन देता है तो दूसरा दूसरे को कुशन देता है, एक उसके नीचे की जमीन खींच लेता है। आपके तमाम नेता पार्टी छोड़ते गए सर। प्रमोद कृष्णम आपके अगेंस्ट बोल उन्होंने पिछले कुछ समय में बोला। अभी गौरव वल्लभ है आपके तीन बड़े पावरफुल नेता सर। मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा, कोई कंफ्यूजन है क्या विचारधारा के नाम पर? मैडम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, मैं बताता हूं, ये गौरव वल्लभ जी छोड़ के गए,
गौरव वल्लभ जी को पार्टी ने जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ाया था विधानसभा में 2019 में, 2023 में उदयपुर लड़ाया, दोनों जगह वो चुनाव हार गए। हो सकता है कि इस बार उनकी और कुछ अपेक्षा रही हो जो उनको पूरी होती हुई नहीं दिखी, तो वो पार्टी छोड़ गए चुनाव के समय में, ये आम बात है, आप भी जानती हैं। रही बात संजय निरुपम की, आपको पता है कि संजय निरुपम मुंबई की जिस सीट पर टिकट मांग रहे थे उस पर अभी क्लैरिटी नहीं हुई है कि उस पर कौन चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी बातों को मुझे नहीं लगता है कि इस समय में जब टिकट के लिए लोग इस दल से उस दल में जा रहे हों तो इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है जितनी गंभीरता से आप लोग ले रही हैं। अच्छा, अमेठी रायबरेली पर कोई कंफ्यूजन है, ऐसा कोई क्लैरिटी है? ऐसा है मैडम कि इंडिया गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें होती रही, ठीक है ना, लेकिन जब एनडीए में गठबंधन नहीं हुआ तब उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। मेरा तो सर आपकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, अमेठी रायबरेली, मतलब बहुत सारे नाम थे ना, इस पे आ सकते थे, प्रियंका गांधी का नाम इसमें आ सकता था, लेकिन नहीं आता है। वही पावर सेंटर की मैंने बात की ना, घूम फिर के मैं उसी सवाल पर आ गई जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी, मैं वापस वहीं पर आ गई। मैंने वही कहा कि आरोप यही लगते हैं ना सर, एक आप एंटी सनातन बातें करते हैं, आपका जो एक्शंस हैं वो एंटी सनातन रिफ्लेक्ट करते हैं, पार्टी में किसी की पूछ नहीं है, किसी और की कोई ग्रोथ नहीं है, आप राहुल गांधी के करीब नहीं है, गांधी परिवार के करीब नहीं है, तो उसका भविष्य हमेशा अधर में लटका हुआ है। और ये तो बेहतर मिश्रा जी आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि अंदरूनी बातें तो आपको ज्यादा पता होंगी, मुझे तो फिर भी क्या ही पता है। तो पूर्णिमा जी अगर मौका दें तो मैं बता दूं, देखिए संजय निषाद जी ने भगवान राम को लेकर क्या बयान दिया था, ये तो आप लोग मीडिया में नहीं दिखाएंगे चूंकि वो एनडीए के सदस्य हैं। आप बोलिए, मैं दिखा रही हूँ, आप बोलिए, मैं दिखा रही हूँ, आप बोलिए, मैं दिखा रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है संजय निषाद, और उन्होंने भगवान राम को लेकर जो विवादित बयान दिया उस पर कोई चर्चा नहीं होगी मीडिया में। शंकराचार्यों ने जो सवाल उठाए उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और दूसरी बात आप ये देखिए कि नहीं तो उदयनिधि स्टालिन के बयान को दिखाना चाहिए था सर हमको, या नहीं दिखाना चाहिए था? नहीं, आपको तो पहले 1 मिनट मुझे बोलने देना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ सर, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था? नहीं, आपको तो और बहुत कुछ करना चाहिए जो नहीं कर रही हैं और केवल विपक्ष से सवाल उठा रही हैं। तो आप भेज दीजिए पेपर बना के, आला कमान को बोलिए कि भाई मीडिया चैनल्स को भी भेज दें, अब उनको भी हम बताएंगे कैसे चलना है। अपनी पार्टी में तो बता नहीं पा रहे, मीडिया चैनल्स को आप लोग डायरेक्ट करेंगे कि कैसे चलना है। बड़ी समस्या है, दुविधा गजब है आप लोगों की सर, दुविधा गजब है। इस दुविधा से आप लोग निकल नहीं पा रहे, इस दुविधा से आप लोग निकल नहीं पा रहे। उनके लिए छोड़ दीजिए ना, उनका काम आप क्यों करती हैं? भाजपा प्रवक्ता का काम। अरे सर मैंने कहा ना, आरोपों से बाहर निकलिए और इस विक्टिम कार्ड जो आप लोग हमेशा खेलते हैं ना, इससे बाहर निकलिए, आपका अपना नुकसान है। जहां पर एनालिसिस करने की जरूरत है पार्टी में कि भाई जरा अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या हो रहा है, हमारे पार्टी के नेता जा रहे हैं, वहां पर आप चर्चा नहीं करेंगे, कह दे रहे हैं कि उनको टिकट चाहिए थी, उनकी अलग इच्छाएं थी, नहीं मिला चले गए। ये थोड़ी होता है सर। मैडम अभी भाजपा के 3 सिटिंग एमपी गए हैं। अरे और गए सर, बिल्कुल गए, बिल्कुल गए। बीजेपी को एंटी सनातन बता के थोड़े ही गए, बीजेपी को एंटी सनातन बता के गए क्या? ये कहा कि बीजेपी में सुनवाई नहीं होती। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के कितने लोगों के टिकट कटे सर? विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों में जरा काउंट कर लीजिए, कितने लोगों के टिकट कटे? क्या हुआ, सब लोग छोड़कर चले गए क्या? पूर्णिमा जी तो इनको पूछिए ना कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से ही संन्यास क्यों ले लिया? बता दीजिए विजय जी, बता दीजिए। हर्षवर्धन जी ने संन्यास इसीलिए ले लिया, संन्यास इसीलिए ले लिया क्योंकि आप उनकी जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं थे उसको पूरा नहीं कर पाए, या उनको पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे समस्या थी, या तो हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पूछ लिया सर, मैंने पूछ लिया, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पे, उसके भ्रष्टाचार पे, उसके मनमानी पे बताइए विजय जी, बताइए। मैं बताता हूं, करने की जरूरत है। जी मिश्रा जी, अब मेरी सुन ले जरा। डॉक्टर साहब ने अभी कोई किसी तरह का राजनीति से संन्यास नहीं लिया। अभी आपने देखा होगा, हमने अभी आंदोलन किया था हमारे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अनाउंस किया कि वो हमारे साथ देखो, बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, वो राजनीति से आपके बीच में नहीं बोला था। पूर्णिमा जी ने और अब वो अपना क्लिनिक चलाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने किया। रंजीत जी उनकी बात तो सुनिए, सवाल पूछा है तो जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे उनकी भी इच्छाएं हैं, उनको भी सुनिए। नहीं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि वो क्लिनिक चलाएंगे, अब राजनीति से पूरी बात होने दीजिए रंजीत जी, पूरी बात होने दीजिए।
बोलिए इसका सर विजय जी। मिश्रा जी थोड़ा सा अपडेट हो जाइए। अभी पीछे हमने एक आंदोलन किया था, उसमें हमारे डॉक्टर साहब बढ़ चढ़ के सबसे आगे थे। जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमने, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, और अब एक बार नहीं 3 बार वो हमारे पास आए हैं। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को किसी संदर्भ, विशेष संदर्भ में नहीं कह सकते। तो जितनी पार्टी उनको जिम्मेवारी देगी, वो आज भी पार्टी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं अपनी का। जो दूसरी आप बोलते हैं, जब आप चुनाव हारे थे 2014 में, तब एक कमेटी बनी थी, उसका नेतृत्व वो कर रहे थे एक एंटनी जी, और आपके सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे। उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी की हार का मुख्य कारण हिंदू विरोधी है। आप हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हो, हिंदुओं के खिलाफ आप अपनी पॉलिसी लाते हो, और ये जग जाहिर है एनएसी की चेयरमैन होने के नाते सोनिया जी क्या बिल ला रही थी हिंदुओं के खिलाफ, वो तो लाने नहीं दिया। हम लोगों ने संघर्ष किया था उसमें। तो आप ये मान जाइए, आप अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाइए कि अपनी पॉलिसी बदलें, अपना आप निरीक्षण करें। मिश्रा जी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आप करना आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप और पूर्णिमा जी तो इस पर हमें समय देंगी नहीं अपनी बात रखने का, ज्यादा अच्छा होगा। आप अपने वहाँ परिवार को पूर्णिमा जी आप मुझे अपना पक्ष रखने दें, इन्होंने गलत बयानी की है। पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो इसी तरह से पार्टी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी और ठीक है विजय जी। रंजीत जी जल्दी से अपना काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद गुलाम चंद दुबे जी आपके पास आती हूँ, फिर समीर सर आपके पास। देखिए, विजय जी ने एंटोनी कमेटी की सिफारिश की बात की। उन्होंने ये कहा था कि देश भर में ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। हाँ। बाकी विजय जो कह रहे हैं वैसी कोई बात नहीं थी। हाँ। तो ये तो प्रोपेगेंडा फैलाते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को और दूसरा काम क्या है? दूसरे के बारे में गलत प्रचार लीजिए, उनकी सिफारिश लगने लगे। तो यहाँ तो ऊपर से नीचे तक लोग झूठ बोलने में पारंगत हैं। तो झूठ बोलते रहो, एक दिन सच हो जाएगा। नहीं, ने तो यही सिखाया है ना। लेकिन इसमें कुछ तो मिश्रा जी सच्चाई होगी ना, जब ये कहा जाता है कि ना पार्टी आपकी हिंदुओं की ना मुसलमानों की किसी की सगी नहीं हो पा रही है, ये पार्टी किसी को संभाल नहीं पा रही है। सीए के नाम पर सर, सीए के नाम पर एक जल्दी से कहता हूँ। हाँ। चलो अब इनसे पूछिए, मनमोहन जी ने नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला जो हक है वो मुस्लिमों का है? क्या राहुल जी ने नहीं कहा कि वहां लड़कियां छेड़ी जाती हैं मंदिरों में? क्या राजीव गांधी जी ने अपना वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बदला था क्या गुजारा भत्ता में? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतिहास को कैसे छुपा सकते हो, कैसे दबा सकते हो? तो मिश्रा जी आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, आप गलत बयानी मत कीजिए। नहीं पूर्णिमा जी बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी बात ही नहीं कही थी। ये भी भाजपा के प्रोपेगेंडा मशीन से निकली हुई बात है। उन्होंने कहा था कि सबका अधिकार है। ये लोग जो 80% लोगों की राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एंटनी आयोग था मिश्रा जी, उसमें ये बात बहुत क्लियर कही गई थी कि कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू होती जा रही है। ऐसा पहले नहीं था, इसमें सुधार की जरूरत है। ऐसा पहले नहीं था, इसमें सुधार की जरूरत है। ये दो बातें मैं कह रही हूँ। और इस सुधार में आप लोग कैसे आगे बढ़े? इस सुधार में आप ऐसे आगे बढ़े कि उदयनिधि स्टालिन से लेके तमाम लोगों ने सनातन विरोधी बातें कही। सनातन को कुछ रोग, कोविड से लेके न जाने कौन कौन सी बीमारियों से कंपेयर किया। गौमूत्र को लेकर अलग अलग तरीके की ऐसी घटिया बयानबाजी आने लगी। और सबसे बड़ी बात, आप यहां पर बैठकर ये तो कहते रहे कि नहीं हम साथ नहीं हैं, लेकिन खुलकर उसका विरोध आप लोगों की तरफ से सर कभी नहीं किया गया। ये दिक्कत वाला विषय रहा है। गुलाब चंद जी आपके पास आते हुए सर, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी नहीं, विजय जी रोकूंगी, विजय जी रोकूंगी। मैं सारा समय 2 मेहमानों को सर नहीं दे सकती, मेरे पास 3 मेहमान और हैं। प्लीज सर समझिए मेरी बात को। गुलाब चंद दुबे जी आपके पास आते हुए, ये कांग्रेस में जो नेताओं की प्रथा है छोड़ने की, ये सब टूट तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिली ना। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टियां टूटी, फिर आपका खुद का गुट एक बना, उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये विचारधारा में बैलेंस कार्यकर्ता कैसे बनाता है सर? उसको तो ये समझ ही नहीं आता कि हम अब कौन सी विचारधारा के साथ चलें। हम जमीन पर जाकर जनता से कौन सी विचारधारा के आधार पर वोट मांगे? क्योंकि आपको तो पॉलिटिकली सूट कर गया, आपने कर लिया। कार्यकर्ता का क्या विचार है जो जमीन पर सालों साल मेहनत करता है? जी पूर्णिमा जी,
आपने बड़े बखूबी से अपने बातों को रखा। प्रासंगिक विषयों को मद्देनजर रखते हुए मैं विशेष करके आदरणीय रंजीत कुमार मिश्रा जी से जानना चाहता हूं। मिश्रा जी, जहां तक सनातन की बात और जहां तक पार्टी की बात, जहां आपने काउंटर किया मुझे, महाराष्ट्र से लेकर के कांग्रेस से छोड़ने को अभियान को लेकर के बड़े बड़े नेताओं छोड़ा। जो एक्स सीएम थे अशोक चौहान, मिलिंद देवरा थे जो केंद्रीय मंत्री थे, ये लोगों ने छोड़ करके भिन्न भिन्न दलों में सम्मिलित हुए। ऐसा नहीं कि बीजेपी में सम्मिलित हुई है। कहीं न कहीं इन कांग्रेसियों को, इन कांग्रेस के लोगों के मन में ये भावना जगी कि हमारा सनातन कहीं डूब रहा है, हमारा इस हिंदू राष्ट्र से कहीं सनातन निकल जाएगा तो हमारे पास सांस बचेगा कहां, किस आधार पे हम राजनीति करेंगे, किस दल में काम करेंगे। अभी अभी जिस ढंग से भाई हमारे रंजीत जी, आप बार बार इन्हें काउंटर कर रही थी और बार बार ये कह रहे थे कि प्रवक्ता आप क्यों नहीं बन जाती। मैं आपसे जानना चाहता हूं रंजीत जी कि आप कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते ये कांग्रेस का सिलसिलेवार टूटना गिरना और न उठने का कभी संकल्प लेना, अब आपके अपने लोगों के अगर दर्द रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 370 के बारे में आपको क्या कहना है, 35A के बारे में क्या कहना है। आप चाहते हैं कि बना रहे कि कांग्रेस हमारा कश्मीर कभी मुक्त हो। सच तो यह है कि यह गांधीवाद नीति पे चल करके कब तक कांग्रेस को बचाए रखोगे रंजीत भाई। सच तो यह है कि हवा का हर एक झोंका आंधी नहीं होता, धातु का हर एक कण चांदी नहीं होता। सच और झूठ में बस इतना ही अंतर, गोली के हर शिकार का नेता गांधी नहीं होता। अरे गांधी नाम पर कब तक ढोगे, कब तक चलोगे? आपका तो पूरा का पूरा कुनबा साफ हो गया है। मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा मिश्रा जी, सनातन धर्म के कहीं कहीं जहां से जिस वंश से हम आप आते हैं, हमारा आपका दायित्व तो धर्म बनता है कि सनातन अगर बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, हम आप बचे रहेंगे, हमारा जनेऊ बचा रहेगा। इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। अभी भी आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, आपका अपना हूं मैं, अभी आपके पास भी वक्त है, आप भी विचार कर लीजिए। ठीक है, मिश्रा जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ सर। लेकिन इसके साथ साथ मिश्रा जी, मजाक में ही सही, लेकिन यह भी कहा जाता रहा है कि गांधी लेगेसी के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, एक वक्त आएगा जब आपकी कांग्रेस पार्टी में सिवाय राहुल गांधी के कोई और होगा ही नहीं। आपकी पूरी पार्टी खाली हो जाएगी, बचेगा कौन? सिर्फ एक राहुल गांधी होंगे जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा, और एक अकेले होंगे कांग्रेस पार्टी में। पूर्णिमा जी, दुबे जी का मैं जवाब दूं। तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखहि तिन्ह तैसी। ये जिस तरह से देखना चाहते हैं दुबे जी, इनको वही चीज दिखेगी। एक बात समझ लीजिए दुबे जी, ये देश गांधीवाद से ही चलेगा, गोडसेवाद से नहीं चलेगा। ये देश गांधी का है और गांधीवाद हमेशा प्रासंगिक है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये गोडसेवादी सिद्धांतों से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। दूसरी बात आप समझ लें, आपने कई इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है मिश्रा जी। यह देश मात्र गांधीवाद से नहीं चला है, चंद्रशेखर आजाद से चला है, राम प्रसाद बिस्मिल से चला है। इन महापुरुषों को कैसे विस्मृत कर सकते हैं? ऐसे कैसे गांधीवाद से चल सकता है? दुबे जी, आप जिसको मानते हैं ना, उस गोडसे से नहीं चलेगा ये देश। ये देश गांधीवाद से ही चलेगा, सबको साथ लेकर नहीं चलेगा ये देश। मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, खाली गोडसे आपको दिख रहे हैं, सिर्फ गोडसे दिख रहे हैं, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद नहीं दिख रहे हैं, गुरुदेव सुखदेव भगत नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ गोडसे दिख रहे हैं। इसलिए आपको काउंटर करना है। आप मेरे सामने प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं, जिस दिन गोडसे गांधी बीच की बात आएगी तो हम उसका जवाब देंगे। गोडसे और गांधी से बाहर आगे बढ़ते हुए सौरभ जी और साथी मिश्रा जी, ये भी तो तय है ना कि इस देश में सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। उस सनातन पर जो चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका जवाब जनता देगी। और एंटी सनातन अगर आपके ऊपर लग रहा है ना ठप्पा, तो उसको दूर करने की कवायद भी खुद कांग्रेस को करनी होगी। कोई तीसरा बाहर से आके नहीं दे पाएगा सर, कोई तीसरा बाहर से आके सर नहीं कर पाएगा, बाहर से आके सर नहीं कर पाएगा। आती हूँ सर, आकाश मुनि जी और समीर सर के पास भी मुझे जाना होगा। आ रही हूँ सर, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। समीर सर आपके पास आते हो और फिर आकाश मुनि जी आपके पास आऊंगी। समीर सर, जिस तरीके से लेटर में वर्बैटम लिखते हैं और क्लियर ये लिखते हैं कि एक तरफ जहां पर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे हिंदू समाज के हम विरोधी नजर आते हैं। जरा इसमें तालमेल और इसमें डिफरेंस क्या ये कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आता कि भाई एक तरफ हम ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक अलग मैसेज दे रहे हैं? ये भी जाता है जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करती है, खास धर्म विशेष के हिमायती होने का एक भ्रामक संदेश देती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक मेरा काम पहुंचना चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास,
प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये जनता के बीच तो क्लियर है ही ना, जनता को तो ये समझ में आता है ना कि कौन विचारधारा के आधार पर कंफ्यूज्ड है और कौन क्लियर है। निश्चित रूप से देखिए 2014 के पहले ही जनता को यह क्लियर हो गया था कि करप्शन के मामले में कांग्रेस जिस तरीके से बदनाम हो गई थी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीट्स कांग्रेस ने दी। वो 5 साल प्रधानमंत्री मोदी का काम देखने के बाद उससे ज्यादा 303 सीटें दी और अब 10 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 का नारा दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल कामकाज बता रहा है। और अभी आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, देखिए सोनिया गांधी के समय, नरसिंह राव के समय कांग्रेस कभी इतनी एंटी हिंदू नहीं रही थी। राहुल गांधी का जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद से कांग्रेस एक एंटी हिंदू का जो क्लियर स्टैंड लेकर चलती रही है। और अभी आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के रहते कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता और राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस की यह मजबूरी है कि राहुल गांधी को लेकर चलना है और राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का कोई वजूद बच नहीं पाएगा। राहुल गांधी आज पूरी तरीके से कम्युनिस्टों के हाथ से घिरे हुए हैं और हर निर्णय उनका उसी तरीके से दिखता है। और जहां तक पॉजिटिविटी की बात है, मैं तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 4 भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्टी छोड़ के चले गए। आपके 400 नेता छोड़ रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा। और अभी जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे कहा गया कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस साफ हो गई, तो वो कहते हैं कहां साफ हो गई, हमारे पास एक छिंदवाड़ा की सीट है। तो जो 29 में से एक सीट को पॉजिटिविटी से देखता हो, 28 सीटें हारने का उसका दुख नहीं हो, वो क्यों हारे वो देखना नहीं चाहता हो। कांग्रेस की यही स्थिति। और राहुल गांधी तो रामलीला मैदान में बोले ना कि 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। जिस कांग्रेस की 2 लोकसभा चुनाव से विपक्ष में नेता बनने लायक सीटें नहीं मिल रही है, वह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कह रही है कि आपकी 100 सीटें आएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी की 180 आए या 200 सीटें आए, आप अपनी स्थिति देखिए 2 चुनाव से क्या है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अभी समझ गई है कि हिंदू के वोट ने मिलना नहीं है और इसलिए स्पेसिफिकली वो मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है और मुस्लिम वोट अपने हाथ से देना नहीं चाहती। और यही कारण रहा कि राम प्रतिष्ठा समझ गई है। लेकिन मिश्रा जी वाकई में और यही कारण है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस गई नहीं है, या इस बात को नहीं समझे। और आपने जिस बात का जिक्र किया, वायनाड राहुल गांधी इसलिए गए चुनाव लड़ने। जी, संजय निरुपम ने यही कहा था कि आजकल जो कांग्रेस की विचारधारा है वो लेफ्ट की तरह होती जा रही है, लेफ्ट की तरह सोचने लगी है। कांग्रेस की विचारधारा में यही बदलाव आ रहा है। आकाश मुनि जी, आपके पास आते हुए अब आप अपने काउंटर सारे रखिएगा। सर, ये तो तय है ना कि जन्म से हम सब हिंदू हैं, ये तो तय है कि सनातन विरोध को ना आप उसके लिए अग्री करेंगे, ना उसके लिए मैं अग्री करूंगी, ना उसके लिए कोई भी शख्स अग्री करेगा। लेकिन उसके बावजूद सनातन विरोध की जो बयार चल पड़ी है और उस पर माशाअल्लाह सर आपकी मुस्कान इस वक्त, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सी बात कह दी, हम सब जन्म से हिंदू हैं कहते हुए। देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ना मुसलमानों की रही ना हिंदू की रही। एज ए पत्रकार आपको ये पता रहना चाहिए कि नहीं, कोई भी पार्टी ना हिंदू की होनी चाहिए ना मुसलमान की होनी चाहिए। आकाश मुनि जी सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आप तो कम से कम सर आप कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाम पर आपका जो विश्लेषण तब से चल रहा है ना सर, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो सवाल पूछती हूँ उसका जवाब आप देते नहीं है आकाश मुनि जी, गजब समस्या है आपके साथ सर। मैंने सीधा सवाल पूछा, उसका सीधा जवाब दीजिए ना। ज्ञान गंगा काहे बहाने लगते हैं सर, ज्ञान गंगा काहे बहाने लगते हैं? आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, आपको ज्ञान देने के लिए इनवाइट नहीं किया है सर, मैंने ज्ञान देने के लिए इनवाइट नहीं किया है। जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब आकाश मुनि जी दे दीजिए, उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो सवाल मैंने पूछा है। और नहीं देना चाहते हैं तो बताइए सर, नहीं देना चाहते हैं तो बताइए फिर मुझे। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं इनको कि 20 सेकंड मुझे मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरे सवाल का जवाब देने के आप इच्छुक हैं या आप नहीं है, ये मुझे क्लियर बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एकदम ऐसे भरभराने से नहीं होगा ना सर, क्यों नहीं होगा ना ऐसे, सीधे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। पहले 3 सवालों का आपने जवाब दिया नहीं, चौथी बार आई हूँ तो आप मुझे ज्ञान गंगा बहाने लगे मेरे सामने। देखो कितना डरे हुए, फिर वही बात। अरे सर मुझे मेरे को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपको मेरा दर्द महसूस हो रहा है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। आकाश मुनि जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, जरा पॉलिटिकल एनालिसिस तो कर दीजिए इसका। 24 के चुनाव में इसका कितना फर्क पड़ेगा ये तो बता दीजिए। चलिए मैं ठीक है 10 सेकंड दीजिए।
मैं पूर्णिमा जी को बताना चाहता हूं कि यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी को मिलने गए थे 2018 में लोकसभा कैंपेन के टाइम में सपोर्ट मांगने के लिए। ये तुष्टीकरण नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी थी। ये इस पे प्रश्न नहीं उठेगा। और यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी जी मिलने गए थे शिराज कुरैशी से कल्चरल सेंटर के बीजेपी नेशनल वाइड कैंपेन में। ये तुष्टीकरण नहीं। जब बीजेपी मुसलमानों से मिलने जाती है, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? मैं मानता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि लेकिन कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और बहुत बार वो करती है जो गलत है। जो उदयनिधि स्टैलिन ने कहा सनातन के बारे में वो गलत है, वो कभी लिया नहीं जा सकता। पर मैं ये भी बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी करती है तुष्टीकरण की राजनीति। जो गलत है ये वो भी गलत है, ये भी गलत है। और कोई भी पार्टी हिंदू नहीं होती, मुसलमान नहीं होती, देश की पार्टी। विजय शर्मा जी जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, फिर बात सिर्फ कांग्रेस को लेकर क्यों होती है? और उसके बाद मिश्रा जी आपसे जवाब लूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं समझाना चाहता हूं इनको कि तुष्टीकरण क्या होता है। तुष्टीकरण ये होता है कि देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि पहले संसाधनों पे हक मुसलमानों का है। तुष्टीकरण ये होता है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है राम मंदिर के हक में, तो उसमें ये काले कपड़े पहन के संसद के अंदर आते हैं। तुष्टीकरण ये होता है। तुष्टीकरण ये होता है कि कांग्रेस के सारे जितने भी नेता वो हैं, वकील हैं, वो सारे राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कोर्ट के अंदर। तुष्टीकरण ये है। तुष्टीकरण ये है कि ये मुसलमानों की बातें करते हैं, हिंदुओं को कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती हैं। और रही बात इनकी वोट मांगने की कि हमने उनसे मांगा, देश का सारा कोई भी नागरिक नहीं, लेकिन विजय जी आपको तो पकी पकाई खीर मिल गई ना, आपको तो पकी पकाई खीर मिल गई भाई। इनके नेता छोड़कर आपके में आ गए और इनको बता दिया एंटी सनातन। आपकी मेहनत और कम हो गई। मैं जवाब देता हूं। देखिए अब मोदी जी मंच पर जाएंगे और कहेंगे कि देखिए इनके खुद के नेता कहते हैं कि ये सनातन विरोधी हैं। देखिए अब मैं बताता हूं। देखो अब इन्होंने कहा कि इन्होंने उनसे समर्थन मांगा। भाई हम तो पूरे देश से समर्थन मांग रहे हैं। हम तो 140 करोड़ लोगों की बातें करते हैं। हम सिर्फ मुस्लिमों की बातें अकेले थोड़ी करते हैं। तो हमारे तो मोदी जी कहते हैं तो एक हाथ में कुरान और आप एक कहीं ना हाथ कहीं तो मन ही मन ये मान चुके हैं ना कि वो आपको वोट करेंगे ही नहीं। वो आपको वोट करेंगे ही नहीं। वो अलग विषय हो जाएगा सर विजय जी, वो अलग विषय हो जाएगा। सुनिए, आपकी इमेज, आपकी पिच हिंदुत्व की है जिस पर आप खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप इसको एक्सेप्ट करके चलिए क्योंकि इसमें कोई इधर उधर की स्थिति है नहीं सर, ये बहुत क्लियर है विजय। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मदरसों में एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप। हम वो बातें करते हैं, ठीक है। हम वो बातें करते हैं कि संसाधनों पे हाकी प्रधानमंत्री कहते हैं। और इनके खड़गे जी जो आज प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी का, वो कहते हैं अगर मोदी जी आ गए तो देश में सनातन का राज हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब इनके पास कोई नीति नहीं, नियत नहीं, तो उसमें हम क्या करें? देश के विकास की बातें करते नहीं। मोदी जी बात करते 2047 ठीक है। मिश्रा जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। मिश्रा जी ये बातें हिंदू मुसलमान की करते हैं। मिश्रा जी अगर जाते जाते 30 सेकंड में मुझे इस सवाल का जवाब आप दे दें, और 30 सेकंड की सबसे प्रतिक्रिया लूंगी क्योंकि अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है और टाइमर के साथ जाएंगे। असली कहानी क्या है जो आपकी पार्टी में इतनी भगदड़ मची हुई है? मिश्रा जी। पूर्णिमा जी, असली कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो केवल झूठ बोलना सिखाया गया, वो ये कह रहे हैं। देखिए मूल मुद्दा क्या है। मूल मुद्दा यह है कि 2014 में इन्होंने देश के सामने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि 20 करोड़ रोजगार देंगे। अब युवा पूछ रहा है कि रोजगार तो दिया नहीं, पर्चे लीक करवा रहे हो। देश की जो पहलवान बेटियां थी वो प्रधानमंत्री के घर के आगे मेडल फेंकने को विवश है। प्रधानमंत्री जी उसकी सुध नहीं लेते हैं। देश का किसान पूछ रहा है कि हमें एमएसपी पे लीगल गारंटी क्यों नहीं देते हो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मणिपुर महीनों तक जलता रहा, प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिले जानने ठीक है सर, और मेरी टीम का धन्यवाद दीजिएगा आप, मेरी टीम का धन्यवाद दीजिएगा सर। मैं आपको 30 सेकंड देना चाह रही थी, उन्होंने आपको 1 मिनट का टाइमर दे दिया, तो मेरी टीम का धन्यवाद दीजिएगा। आप 30 सेकंड के साथ जाएंगे। गुलाब चंद दुबे जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे। मेरे पास सर समय खत्म हो गया सर। गुलाब चंद जी पूर्णिमा जी, देखिए मैं मिश्रा जी से जानना चाहता हूँ। जवाब नहीं है, इसीलिए वो रंजीत जी, गुलाब चंद जी का समय है प्लीज। मिश्रा जी 1947 के बाद आपको देश का सेवा करने का मौका मिला। इस देश ने आपको सेवा करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्र से लेकर के राज्यों तक आप फैले रहे। अभी तक बेरोजगारी आपने बनाए रखा।
अरे आपको मणिपुर, बेरोजगारी, सिर्फ इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। सच तो यह है पूर्णिमा जी, ये भंवर गांव में फंस चुकी है कांग्रेस। अप्रैल होते होते लास्ट होते थे कि देश के किसी राज्य में इनके कोई कद्दावर नेता नहीं बचेंगे। सच कर किसी रचनाकार ने लिखा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। समीर चौगांवकर जी बीजेपी कहती है हम सुपड़ा साफ कर देंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे, लेकिन यहाँ तो खुद कांग्रेस के अंदर इस तरीके की स्थिति बनती जा रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ऐसे भंवर गांव में फंसे हुए हैं, ठीक है सर, भंवर गांव फंसे हैं कि जैसे किसी रचनाकार ने लाइन लिखी कि निकली भंवर गांव से जो कश्ती किसी तरह। देखिए कांग्रेस की जो स्थिति, कांग्रेस की आज जो स्थिति हो गई उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी को इसका दोष देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपनी गलतियां देखती नहीं है, दूसरे पे आरोप लगाती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा है उसके बाद भी कांग्रेस ये सीखने को तैयार नहीं है कि शासन कैसे चलाया जाता है। देश की जनता 2004 से लेकर 2014 तक का मनमोहन सिंह का कार्यकाल देख चुकी है और 2014 से लेकर 2024 तक का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देख चुकी है। 10 साल कांग्रेस से कार्यकाल देखने के बाद और 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल के देखने के बाद देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने जा रही है। समझ रही है कि उसका मुकाबला बीजेपी की 24/7 पॉलिटिक्स से है। कम से कम अब ऐसी दहलीज पर आकर खड़ी है, समय नहीं है, अब जो करना है अभी करना है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपसे टोटली अग्री करता हूं कि ना कि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसकी आलस। अगर ये सीट शेयरिंग जो इंडी गठबंधन का 1 साल पहले हो जाता तो अब तक ये सिचुएशन नहीं आता कि ना कि जहाँ पे ये अब तक सीट शेयरिंग सब सारे स्टेट में हो नहीं पाई है। दूसरा प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, कोई सनातन पे कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, ऐसा नहीं चलता। अल्टीमेटली कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन और आलस ये बहुत बड़ा इश्यूज है उसके पार्टी।